स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी। अब तक हम लोग 7 चैप्टर हमारे पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। अगर चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण अनोन्यकीरिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर नाम जो है अनोन्यकीरिया, मैंने बोला मानवीय पर्यावरण। अब अनोन्यकीरिया क्या है? इसका मतलब है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है? दो चीजों के बीच में परस्पर जो संबंध होता है उसी को ही इंटरेक्शन कहते हैं। तो यहां पर बात हो रही है, देखिए, मानव की, उसके अलावा पर्यावरण की, यानी कि मानव और पर्यावरण का क्या इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दो क्षेत्रों का यहां पर जिक्र किया गया है, एक तो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से एक जो रेखा गुजरती है जिसका कि नाम है 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ, तो 23 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसे कि हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के अंदर, जिसे कि मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो स्थान है ये क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय स्थान कहलाएगा। तो इसी प्रकार से उपोष्ण कटिबंध के बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन आज हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो मानव का पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, जिसे कि अनोन्यकीरिया कहा गया है, इंटरेक्शन कहा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर हम लोग पहले भी वर्षा वनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहीं पर ही साउथ जो अमेरिका है, यहां पर अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने जाना था पिछली क्लासेज में। तो आज देखिए वही साउथ अमेरिका के अंदर एक नदी स्थित है जिसका कि नाम है अमेजोन रिवर, अमेजन नदी है यहाँ पर। इसी के ही देखिए अंदर क्या है कि बहुत सारी सहायक नदियां भी शामिल हैं। अमेजोन नदी प्लस में सहायक नदियां, ये मिलकर क्या करती है? एक बड़े जल क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसके अंदर की जल इकट्ठा होता है, जल संग्रहण का ये कार्य करती है इकट्ठा होकर। तो यही जो जल संग्रहण के होता है, जो नदियां आपस में मिलकर बनाती है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे बेसिन कहा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे अमेजन नदी बेसिन पर जीवन। तो आप समझ गए हैं नाम का मतलब, यानी कि नदी होगी, उसकी सहायक नदियां हैं, जो भी जल संग्रहण क्षेत्र बन रहा है उसे हम बेसिन कहेंगे। यहां पर इंसान भी निवास करते हैं, तो उनका किस प्रकार का इंटरेक्शन है, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। उसके अलावा जो अमेजोन रिवर है उसके आसपास आपको पता है कि एक वर्षा वन का निर्माण हुआ है जिसका कि नाम है अमेजन फॉरेस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जलवायु क्या है यहाँ की, यहाँ पर जो लोग रहते हैं किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बात हो रही है अमेजोन रिवर बेसिन की, अमेजन नदी बेसिन की। तो सबसे पहले तो हमें देखिए एक मैप ड्रॉ करना होगा दक्षिणी अमेरिका का। फिर हम लोग पोजीशन देखेंगे कि जो नदी है हमारी अमेजन नदी, वो कहाँ से निकलती है। तो देखिए फटाफट से हम लोग एक मैप बनाते हैं साउथ अमेरिका का। फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वहां से अमेजन नदी प्रवाहित होती है। तो देखिए इस प्रकार से है, ये हमारा साउथ अमेरिका। इस प्रकार से मैप वगैरह आप बनाने की प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पर कंट्री है, और जो नदी है अमेजन नदी वो कहाँ कहाँ से बहकर आती है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका, फटाफट से यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री है, ताकि हम लोग समझ पाएं कि जो अमेजन नदी है और जो अमेजन फॉरेस्ट है उनका विस्तार कहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पर है वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला। उसके बाद देखिए वेनेजुएला को ही टच करता हुआ यहाँ पर क्या है? गुयाना, यहाँ पर गुयाना है। उसके बाद में टच करता हुआ यहाँ पर है सूरीनाम, और सूरीनाम के साथ में ही है यहाँ पर है फ्रेंच गुयाना,
ये है फ्रेंच गुयाना। उसके बाद इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर है, देखिए इस प्रकार से, ये है आपका कोलंबिया, ये कोलंबिया है, और कोलंबिया के साथ में ही टच करता हुआ इस प्रकार से ये इक्वाडोर है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर है इस प्रकार से पेरू है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो ये बड़ा भूभाग है, ये क्या है, ये ब्राज़ील है। तो अमेज़न के जो जंगल हैं या फिर जो अमेज़न नदी है, उनका जो ज़्यादातर विस्तार है वो कहाँ पर है, इसी ब्राज़ील के अंदर ही है, ब्राज़ील है। उसके बाद देखिए ज़रूरत नहीं है बाकी नीचे की, तो इस प्रकार से यहाँ पर पराग्वे है, यहाँ पर उरुग्वे हो गया, ये यहाँ पर चिली है, ठीक है। और देखिए यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, जिसका की नाम क्या है, एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला से ही एक नदी निकलती है जिसका की नाम है अमेजन नदी। तो देखिए यहीं पेरू के समीप जो एंडीज पर्वतमाला इस प्रकार से विस्तार है ना, तो पेरू से ही निकलती है एंडीज पर्वतमाला, वो हमारी अमेजन नदी। तो इस प्रकार से आप समझिए यहाँ से ये अमेजन नदी निकल गई। कौन सी नदी है ये, अमेजन या फिर अमेजन रिवर है ये, ठीक है। पेरू से निकलती है और किस पर्वतमाला से, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और उसके बाद पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई इस प्रकार से, और आगे की तरफ कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, जिसे कि अंध महासागर भी कहते हैं, तो उसके अंदर ये गिर जाती है। और देखिए नदियां जब समुद्र के अंदर गिरती है तो अगर नदी की स्पीड कम रहेगी, ढाल कम होगा, स्पीड कम होगी, तो वो डेल्टा की फॉर्मेशन करेगी। जो भी अपने साथ चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी के कण, जो भी मटेरियल नदी बहा कर लाई है, तो अगर स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो उनको छोड़ना प्रारंभ करेगी। और छोड़ना जब प्रारंभ करेगी तो कई छोटी छोटी धाराओं के अंदर, जिन्हें कि वितरिका कहते हैं, उनके अंदर विभक्त हो जाएगी। इससे क्या होगा, डेल्टा का फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा ढलान है, यानी कि नदी जब समुद्र में मिलेगी तो स्पीड जो है वो फुल रहेगी। तो स्पीड फुल होने की वजह से नदी जब अटलांटिक महासागर में गिरती है तो देखिए डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाएगी, एस्चुरी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अमेज़न नदी जो है एस्चुरी की फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद देखिए अब अमेज़न नदी तो ये है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो नदी का बेसिन है उसका निर्माण कैसे होगा, कि भाई बहुत सारी सहायक नदियां भी मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए अनेक सहायक नदियों की भी सहायक नदियां इस प्रकार से मिलती हैं। ये इस प्रकार से नदियां हैं, सहायक नदियां। ये सब क्या हो रहा है, कोई इक्वाडोर से आ रही है, कोई कहीं से, इस प्रकार से ये इसके अंदर मिली। और ये क्या हुआ, आप देख सकते हैं, ये जो इस टाइप की फॉर्मेशन हुई है, इसे हम क्या कहेंगे, यही बेसिन कहलाएगा। बेसिन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जल संग्रहण का काम हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जल इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बेसिन बन गया। और ये याद रखना है, जो अमेज़न रिवर बेसिन है, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर ये जो बेसिन है ये क्या है, फर्स्ट है, पहले नंबर पर है, विश्व का सबसे बड़ा ये नदी बेसिन है। तो देखिए इस प्रकार से आपने मैप भी देखा और किस प्रकार से अमेज़न नदी के बेसिन का निर्माण हुआ, ये सब चीजें आपने देखी। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में जिक्र करेंगे। तो लोकेशन की अगर बात की जाए तो देखिए जब भी हमने ये मैप बनाए हैं तो आपको मैंने बताया कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, जो अक्षांश रेखा है जिसे कि इक्वेटर है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो यहीं से गुजरती है। ऊपर का जो हिस्सा है ना यहाँ का, दक्षिण अमेरिका का, यहीं से गुजरती है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से गुजरती है। और उसके अलावा जो 23.5 डिग्री साउथ है मकर रेखा, वो भी यहीं से गुजरती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं 0 डिग्री अक्षांश भी, उसके अलावा 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा, ये दोनों चीजें यहां से गुजरती है। तो अगर देखिए पोजीशन की बात की जाए तो आपको पता है कि भाई 0 डिग्री अक्षांश यहां पर है, उसके बाद जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो यहां होगा, और 23.5 डिग्री जो साउथ का अक्षांश है वो यहां होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इसकी जो पोजीशन है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में है। हम इसकी बात कर रहे हैं अमेज़न रिवर बेसिन की। तो इसकी पोजीशन कहां हुई,
23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के बीच में है, इसलिए ये कौन सा क्षेत्र बनता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है। ये चीज याद रखनी है। तो यहां से हमने क्या सीखा, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या हुई इसकी है देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ये स्थित है। क्या चीज, अमेजोन रिवर बेसिन, और इसी नदी के पास क्या हुआ है, अमेजोन रिवर जो है वो डेवलप है। तो अमेजोन फॉरेस्ट जो कि वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, ये चीज याद रखनी है। तो अमेजोन रिवर बेसिन की लोकेशन भी है यही है, उसके अलावा जो अमेजोन के जंगल हैं उनकी पोजीशन भी यही रहेगी। उसके बाद देखिए एक चीज और बताई गई है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर होता है ना, 0 डिग्री इक्वेटर, इसके बाद अगर हम 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलें, 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलें इस प्रकार से, और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, तो देखिए ये जो बीच का क्षेत्र जो बना 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र बनेगा ये कौन सा बनता है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र बनता है। पर तो यहां पर बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जो अमेजोन रिवर है ये जो पेरू से निकल रही है, एंडीज पर्वतमाला से, तो ये कौन से भूभाग से निकल रही है, ये निकल रही है देखिए पेरू वैसे तो एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पूरी जगह है, तो जो पेरू से एंडीज पर्वतमाला है वहां से ये निकल रही है। और ठीक है, और ये क्षेत्र कौन सा बताया मैंने अभी आपको, भूमध्य सागरीय प्रदेश इसको कहा जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। और लोकेशन आप समझ गए हैं, 10 से 10 नॉर्थ और साउथ, तो इस प्रकार से। उसके बाद देखिए ये जो अमेजोन रिवर बेसिन है ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, ये चीज भी नोट करनी है। विश्व का सबसे बड़ा रिवर बेसिन, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है ये। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए अमेजोन रिवर की, हम बात करें तो अमेजोन रिवर जो है आयतन के हिसाब से या जल धारण या जल ग्रहण की क्षमता के हिसाब से आप देखेंगे भाई किस नदी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है, तो वो किसके अंदर है, अमेजोन रिवर के अंदर ही है। तो ये चीज भी नोट करनी है। देखिए आयतन के हिसाब से अगर देखें तो ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। उसके बाद इसका नंबर आता है देखिए दूसरा, यानी कि हम देखें लंबाई के हिसाब से तो ये कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की है। और जल धारण की क्षमता के हिसाब से ये पहले नंबर की नदी है। उसके बाद देखिए अब इसका जो नामकरण है अमेजोन रिवर का, ये कैसे हुआ कि देखिए स्पेन के कुछ रिसर्चर जब उन्होंने इस अमेजोन नदी की तलाश की तो देखिए जैसे वो यहाँ के तट पर उतरे तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग रहते थे आदिवासी लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा कि भाई बाहर के लोग हैं, हमें खतरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, आदिवासियों ने इन स्पेन रिसर्चर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और स्पेन रिसर्चर ने देखा कि देखिए ये जो आदिवासी इन्होंने क्या पहन रखा है, सर पर इनके यानी कि एक कवच सा लगा हुआ है, जैसे कि कवच लगा हुआ। उसके अलावा इन्होंने क्या पहन रखा है, स्कर्ट पहन रखी है जो कि घास फूस के द्वारा निर्मित है। तो ये देखकर देखिए उन्होंने, जो स्पेन रिसर्चर है उनको क्या, वो देखिए रोमन साम्राज्य की याद आ गई। जो रोमन साम्राज्य के अंदर क्या था, कुछ महिला योद्धा हुआ करती थी, लड़ाके, जो कि क्या करती थी, फाइट करती थी। और उनका जो नाम था वो क्या होता था, अमेजोन ही होता था। तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, महिला योद्धा के नाम पर इसका नाम जो है वो अमेजन रख दिया गया, अमेजोन रख दिया गया। किसने रखा, स्पेन के रिसर्चर थे, उनके द्वारा ये नाम रखा गया था। ये सब छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके इस बात देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो नदी है रिवर बेसिन पहले नंबर का, और नदी जल धारण की क्षमता में पहले नंबर की। ये आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, अमेजोन ही है। अगर सबसे लंबी का नाम पूछा जाए तो वो कौन सी रहेगी, सबसे लंबी नाइल रिवर रहेगी। उसके बाद देखिए जो इसके अंदर है जलवायु,
अगर इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में बात करें, जलवायु यानी कि जलवायु के अंदर क्या आता है, तापमान है, आपकी आर्द्रता है, वायु दाब वगैरह, ये सब चीजें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर अगर जलवायु की बात करें कि ये जो अमेजोन रिवर बेसिन बना है, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी, तो देखिए भूमध्य रेखा से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होगा, तापमान भी ज्यादा होगा। और ये जो नदी है, पानी है, यहाँ पर भी तापमान ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो वेपराइजेशन है, जलवाष्प पानी की ज्यादा से ज्यादा बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो आर्द्रता है, जो हवाओं के अंदर नमी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा अधिक होगी। तो जलवायु की बात करें तो देखिए कैसा मौसम रहेगा, यहाँ पर रहेगा नमी युक्त रहेगा, यानी कि नम व गर्म मौसम जो है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नमी होगी हवाओं के अंदर, जो तापमान है वो बहुत अधिक यहाँ पर होगा। अगर तापमान की बात करें तो देखिए दिन के अंदर जो है जब तक सूर्य की रोशनी मिलेगी तापमान बहुत ज्यादा रहेगा, आर्द्रता भी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन रात के समय की बात करें तो देखिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से तापमान के अंदर तो गिरावट होगी, लेकिन जो आर्द्रता है वो वैसे की वैसी बनी रहेगी, नमी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो जो हमारी स्किन है वो हमें चिपचिपी प्रतीत होगी। ठीक है, पसीना जो है वो सूखेगा नहीं, स्किन जो है वो चिपचिपी सी होती चली जाएगी। तो ये आर्द्रता का मतलब था। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि भाई रात में भी क्या बना रहेगा, तापमान तो नमी बना रहेगा, आर्द्रता बहुत अधिक होगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो रात के समय थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए वनों की, तो वनों के विषय में हम लोग यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके हैं, अमेजोन के जंगलों के बारे में। जब हमने रेन फॉरेस्ट पढ़ा था मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि यहाँ पर जो जंगल हैं देखिए बहुत ज्यादा बड़े जंगल है, विश्व के लगभग आप मानिए कि सबसे अधिक बड़े जंगल यहाँ पर है अमेजोन के अंदर। और ये जंगल इतने सघन है, इतने पत्तीदार हैं, इतने सघन है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमि तक भी नहीं पहुंच पाता, पत्तियों में फंसकर ही रह जाता है। तो देखिए हर प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती है, 50,000 से भी अधिक प्रजातियां पेड़ पौधों की यहाँ पर मिलेगी आपको। उसके अलावा देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया जो वन है वो कैसे होंगे, सघन होंगे, और जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमि तक भी नहीं पहुंच पाता, इतने सघन जंगल है। यहाँ पर केवल उसी प्रकार के पेड़ पौधे पनपेंगे, जैसे कि देखिए ये बड़े बड़े वृक्ष हो गए, उसके बाद में भाई उससे छोटे हैं, इस प्रकार से परतों का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया कि भूमि तक भी प्रकाश नहीं पहुंचता, तो यहाँ पर क्या है, धरातल पर छाया रहेगी। तो इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पनपेगी जो कि छाया के अंदर अपना जीवन जीने की क्षमता रखती हो। तो किस प्रकार की होगी, यानी कि छाया में पनपने वाली वनस्पति यहां पर पाई जाएगी। और यहां पर देखिए सूर्य का प्रकाश यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, ये सब चीजें याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें कि किस प्रकार के पेड़ पौधे जो कि अभी बुक्स में दिए गए हैं वो बताए गए हैं, तो देखिए यहां पर बताया गया है परजीवी पौधों के बारे में। अब परजीवी का क्या मतलब है, देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, तो नीचे धरातल के आसपास इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे जिसके अंदर की क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता इसका मतलब वो अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बना सकते। अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, भोजन के लिए दूसरे पौधों पर ही निर्भर रहेंगे। जैसे कि देखिए अमर बेल है जिसको कि कस्क्यूटा कहा जाता है, ये क्या करती है, खुद भूमि के अंदर नहीं उगती है, ये और पेड़ों के ऊपर इस प्रकार से फैल जाती है। और देखिए कहीं पर भी जो रंध्र होते हैं, पेड़ के जो छेद होते हैं उसके अंदर घुस जाती है और वहीं से ही अपना पोषण प्राप्त करती है। तो ये परजीवी पौधे का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर भी कुछ प्रकार के देखिए परजीवी जो है पौधे पाए जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, तो यहाँ पर एक तो है जैसे कि देखिए आर्किड, एक तो आर्किड है और दूसरा है ब्रोमीलाइड। तो ब्रोमीलाइड जो पौधा है वो देखिए उसकी पत्तियां जो हैं वो बड़ी बड़ी होती है और इस प्रकार से कप की शेप में होती है, इस प्रकार से। तो क्या होता है, जैसे वर्षा जब यहाँ पर होती है
तो जो पानी है वो इन पत्तियों के अंदर भर जाता है। पानी पत्तियों के अंदर भर गया तो मेंढक वगैरह क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अपने अंडे देने के लिए इस जगह का उपयोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया वर्षा, अगर वर्षा की बात की जाए तो देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर वर्षा प्राप्त करते हैं। सालाना आप बात करें तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की ये वर्षा प्राप्त करते हैं। तो वर्षा का देखिए यहाँ पर कोई स्थायी नहीं है, दिन भर वर्षा होती रहती है। अगले ही पल जैसे सूर्य की रोशनी आपको दिखाई देगी, थोड़ी ही देर बाद क्या होगा कि अचानक से बारिश होने लगेगी। बारिश के अंदर अनिश्चितता है, कभी भी कहीं भी हो सकती है, बारिश का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। तो अगर बात करें देखिए वर्षा की तो वो क्या है, यहाँ पर बहुत होती है और उसके अलावा ये क्या है, अनिश्चित है, यानी कि कभी भी हो सकती है किसी भी वक्त, ये चीज याद रखनी है। तो ये मैंने आपको परजीवी पौधों के 2 एग्जाम्पल बताए थे, आर्किड और ब्रोमियाड। तो उसके अलावा देखिए अन्य यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव मिलेंगे। वन्य जीव की बात करें तो जैसे कि देखिए टूकन है, उसके अलावा गुंजन पक्षी, उसके अलावा बंदर है, बंदर, स्लोथ, यानी कि आप कह सकते हैं कि देखिए विश्व भर में जितनी जानवरों की प्रजाति पाई जाती है 50% से भी ज्यादा जो प्रजाति है वो यहाँ पर मिलेगी अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर। तो स्लोथ है, उसके अलावा देखिए सांप है, जो सरीसृप जिनको रेप्टाइल्स बोलते हैं, उनकी दुनिया भर की प्रजाति, खासकर जैसे कि एनाकोंडा वगैरह है, ठीक है, एनाकोंडा। एक है देखिए टैपीर यानी कि एक जानवर है जो कि क्या करता है, चींटी खाता है, ये टैपीर यहाँ पर पाया जाएगा। सांप और मैंने बताया ये सरीसृप बहुत मात्रा में, उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हैं ये भी दुनिया भर की प्रजाति यहाँ पर पाई जाएगी अमेज़न फॉरेस्ट में। तो ये हो गया देखिए लोकेशन मैंने आपको बताई, और जो जलवायु है अमेज़न फॉरेस्ट की वो किस प्रकार की है। अब यहाँ पर देखिए जो लोग निवास करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि ये तो हुआ जंगल के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ पर जो निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर बात करें निवासियों की तो यहाँ पर जो औरत हैं और जो आदमी हैं जो आदिवासियों के अंदर, तो जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष है, ये क्या करेंगे, ये शिकार करने का काम करते हैं, उसके अलावा मछलियां वगैरह इकट्ठी करने का काम करते हैं। तो पुरुष क्या करेंगे, पुरुष यहाँ पर मेनली जो काम करते हैं वो देखिए शिकार से संबंधित या फिर जैसे मछली वगैरह पकड़ना ये करते हैं, और यही चीज क्या करते हैं ये लोग खाते हैं, इसके ऊपर ही निर्भर हैं। उसके अलावा ये देखिए फसल वगैरह भी उगाते हैं। ये क्या करते हैं, जंगलों का कोई हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, उसको क्या करेंगे, उसको जला देते हैं। जला देने भाई पहले तो काट दिया, उसके बाद थोड़ा सा वो सूखा तो उसको क्या करेंगे, जला देंगे। जलाने के बाद जब उसकी राख बन जाएगी तो ये मानते हैं कि उसके अंदर क्या है, काफी सारे पोषक तत्व रहेंगे, तो राख को पूरी मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, यहीं पर अपनी ये फसल वगैरह उगाने का कार्य करते हैं। तो ये जो पद्धति मैंने आपको बताई कि फसल को आग लगाना, उसके बाद राख को मिट्टी के अंदर मिला देना, इसको क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन प्रणाली इसको कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली। तो ये हो गई। उसके बाद देखिए कुछ समय तक यहाँ पर फसल उगाई और उसके बाद इनको लगता है कि जमीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई, तो ये क्या करेंगे, उस जगह को वैसी की वैसी छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाकर इसी प्रकार से जंगलों को जलाकर काटकर साफ कर देते हैं और वहां पर फसल उगाना प्रारंभ कर देते हैं। और जो पहला टुकड़ा जो इन्होंने छोड़ा था, यहाँ पर क्या होगा, फिर से नई वनस्पतियां उगनी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार से वहां पर भी एक जंगल यानी कि बन जाएगा, कुछ समय बाद उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस लायक वो हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया पुरुष क्या करते हैं, शिकार और मछली करते हैं, और फसल जो मैंने आपको बताई वो किस प्रणाली से होती है, कर्तन एवं दहन प्रणाली, दहन कृषि प्रणाली। और कृषि को संभालने का कार्य कौन करेगी, जो फसलों को कृषि की देखभाल करेंगी महिला। तो महिला के द्वारा कृषि की देखभाल की जाती है। अब बात करें कि भाई फसल जब ये उगाते हैं तो किस प्रकार की फसल ये उगाते हैं, तो देखिए बात करें यहाँ पर फसल, जो फसल होगी देखिए वो क्या होगी, एक तो है टोपियोका है, उसके अलावा देखिए जो पाइनएप्पल है, अनानास,
पाइनएप्पल है, उसके अलावा शकरकंद, इनकी मुख्य रूप से ये खेती करते हैं। जब जैसे भाई इनको शिकार वगैरह नहीं मिला, मछलियां नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेंगे, ये जो फसल है टोपियोका, पाइनएप्पल, शकरकंद, इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको भी खाते हैं। तो ये इनके बारे में बात हुई। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मुख्य जो इनका आहार है, ये सबसे ज्यादा कौन सी चीज खानी पसंद करते हैं, तो देखिए इनका जो मुख्य आहार है वो है मेनियोक। मेनियोक देखिए एक आलू की तरह ही एक चीज है, आलू की तरह ही एक फसल है जो कि जमीन के नीचे उगती है। तो कैसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आलू की तरह। ये इसका क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं खाने पीने के लिए, तो ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा देखिए बात करें, अभी ये लोग क्या करते हैं भाई, कॉफी है, मक्का है, कोको, ये सब क्या है, इसकी फसल भी उगाते हैं। और ये क्या है, नगदी फसल, ऐसी फसल जिनको कि बेचकर क्या किया जाता है, पैसा कमाया जाता है, पैसे के लिए उगाई जाती है। जैसे कि कॉफी है, मक्का तो वैसे खाद्यान्न है, खुद के लिए भी रख सकते हैं, बाकी जैसे कोको वगैरह हो गया, या फिर जैसे कपास है, इसका क्या है, ये नगदी फसल है, इनको जैसे उगाया बेचा और क्या है तुरंत पैसा मिल जाता है। तो ये सब फसलें इनके द्वारा उगाई जाती है। तो देखिए अगर बात करें तो आजकल इनका जो जीवन है आदिवासियों का पहले की तरह नहीं है। आप देखेंगे कि जो मानवीय हस्तक्षेप है वो इन जंगलों में काफी बढ़ गया है। तो देखिए इंसानों की चाहत है शुरू से ऐसी जगह पर पहुंचने की जहां पर कोई ना जाता हो। तो 1970 में क्या हुआ था, इसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए यहां पर एक हाईवे का निर्माण किया गया था, जिसे कि ट्रांस अमेजन हाईवे कहा जाता है, ट्रांस अमेजन हाईवे। तो इसकी वजह से क्या है, जो आम इंसान है उनका भी हस्तक्षेप जो है वो इस क्षेत्र में बढ़ गया है। ठीक इस प्रकार से नदी की दिशा में ही पूरा इस प्रकार से एक हाईवे बनाया गया है, ट्रांस अमेजन हाईवे। तो उसके अलावा देखिए ये इनकी मुख्य फसल हुई। उसके बाद इनके अगर निवास स्थल की बात की जाए तो देखिए वैसे तो ये लोग जो घास फूस के छप्पर है उनके अंदर रहते हैं, और कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि देखिए अपार्टमेंट टाइप एक अच्छा सा इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से एक घर बना हुआ घास फूस का, इस प्रकार से गेट, इस प्रकार की छतें रहेंगी, इस प्रकार का घर बनाकर भी रहते हैं, जिसे कि मलोका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर था हमारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ें आपको यहाँ इसके अंदर सीखने के लिए मिली। तो देखिए बने रहिए हमारी क्लास के साथ, और वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर उपोषण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन बनता है, ठीक इसी प्रकार से वहां के लोगों का जो जनजीवन है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार की जलवायु है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है। इसके अलावा अन्य चीजें भी थी, जिस प्रकार से कि जो जंगलों का भाई मानव हस्तक्षेप बढ़ा है, तो जंगलों का जो क्या है विनाश प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे क्या है ये जंगल जो है धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है। यानी कि हर साल आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े भूभाग के अंदर इन जंगलों की कटाई की जा रही है। तो इस प्रकार अगर चलता रहा तो क्या होगा, ये जंगल जो है जल्दी ही समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई जंगल का संरक्षण करना चाहिए। उसके अलावा पेड़ पौधों का भी क्या करेंगे, रोपण करेंगे, जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाएंगे। ये सब चीजें हम लोगों को करनी चाहिए, तभी हमारे जंगल बचे रहेंगे। और अमेज़न का जो जंगल है वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि टोटल हमारे प्लेनेट पर जितनी ऑक्सीजन है उसका लगभग देखिए 20 से 21% जो है वो इनके द्वारा ही निर्मित किया जाता है, अमेज़न फॉरेस्ट के द्वारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे, पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जीवन।